हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल्स का कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, सीरीज एंड पैरेलल में क्या होता है। आप लोग को याद होगा, सीरीज में जब हम लोग देखते हैं तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है, ई इक्विवेलेंट, वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 होता है। आर इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 होता है। जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करे थे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 होता है। बट जब ई इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डैश डैश डैश। अब एक फैक्ट के बारे में सोचते हैं, जो केमिकल सेल है ना, हम लोग डे टू डे लाइफ में आजकल केमिकल सेल को इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं, गाड़ियों में यूज़ करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें बैटरी, हॉर्न वॉर्न बजाने के लिए, लाइट जलाने के लिए एंड ऑल दैट, है ना। और इन्वर्टर में हम लोग घर में जब लाइट गोल हो जाता है तो उसका यूज़ करते हैं। तो ये जो सेल होते हैं, क्या ये सेल एक अकेले सेल होते हैं? नहीं बेटा, एक अकेला जो केमिकल सेल होता है वो 1 to 2 वोल्ट के आसपास का ही होता है, वो बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर पाता है। साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि एक सेल को कितनी देर तक वो एनर्जी कंज्यूम कर पाएगा, कितना देर तक वो एनर्जी बैकअप दे पाएगा, तो बहुत कम, एक सेल जो है वो मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट तक का ही इलेक्ट्रिक बैकअप दे सकता है। तो ये दोनों ही हम लोग को नहीं चाहिए। हमको चाहिए ज़्यादा वोल्टेज, हमको चाहिए 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, हमको 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए, जिसको हम लोग इन्हेंस कर लेते हैं और ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमको ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी चाहिए, 1.5 वोल्ट की बैटरी से काम नहीं चलेगा। और हम लोग को बैकअप भी बड़ा चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि भाई हम लोग को कोई 10 मिनट का बैकअप दे, हम चाहते हैं कि हमको 5 घंटे का बैकअप दे या 10 घंटे का बैकअप दे, इस तरह से चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक ही तरह के बहुत सारे सेल को एक दूसरे से कंबाइन करने की। अब कॉम्बिनेशन तो दो ही होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो हम अभी स्पेसिफिक केस डिस्कस करेंगे कि सेल्स को सीरीज में कंबाइन करने से हम मैक्स करंट कैसे निकाल सकते हैं और पैरेलल में कंबाइन करने से हम मैक्स करंट कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे सेल्स को सीरीज और पैरेलल में एक साथ जोड़ेंगे और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि सीरीज और पैरेलल में एक साथ जोड़ने से किस तरह का फायदा होता है। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम आउटपुट करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि कुछ सेल ले लेते हैं। अब जो मैं सेल ले रहा हूँ, सपोज कि ये सेल का ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कितना है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे। तो सीरीज में कंबाइन करने के लिए मैं बहुत सारे इस तरह के इक्विवेलेंट सेल ले रहा हूँ। ईच सेल हैज EMF E and internal resistance R is connected in series as shown। अब इसको मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता। अगर इन दोनों को मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा तो बैटरी हमारी शॉर्ट हो जाएगी लो रेजिस्टेंस के कारण। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, जो कि एक लोड रेजिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है। तुम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, मन करे पंखा लगा दो, बल्ब लगा दो, कोई म्यूज़िक सिस्टम लगा दो, मोबाइल चार्ज कर लो, कोई एक्सटर्नल लोड जरूरी है ना। ये बैटरी, इसको हम लोगों ने इस तरह से कंबाइन किया। तो जब हम लोगों ने इस तरह कंबाइन किया तो मान लेते हैं कि इधर कितने सेल्स यूज किए, N सेल्स, है ना। देन EMF और R इंटरनल रेजिस्टेंस के N सेल्स को हम लोगों ने सीरीज में कंबाइन किया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को हम लोगों ने इस तरह से अटैच कर दिया। ठीक है। तब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि इस कॉम्बिनेशन से मैक्स रेजिस्टेंस कब निकलेगा, ये कंडीशन को अचीव करना चाहता हूं, उस कंडीशन को देखना चाहता हूं, उसको निकालना चाहता हूं। तो अगर हम देखें इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हम निकालें R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस डैश 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 N टाइम्स, ऐसा होगा। N टाइम्स हम लोगों ने R को ऐड किया, R को 2 बार ऐड करेंगे, R प्लस R बिकम्स 2R, R प्लस R प्लस R बिकम्स 3R। N टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा NR। NR इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सेल्स, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेल ले रहे हैं हम, यहाँ पर सेल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं।
अभी अगर हम लोग यहीं पर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ सीरीज में इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकलता है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस डैश 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 एन टाइम्स। अगर एन टाइम्स हम लोग ई एम एफ को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स एन ई इक्विवेलेंट बिकम्स। बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट, जब भी हम लोगों को सर्किट सॉल्व करने होते हैं तो बहुत अच्छा होता है कि हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट्स लिखें। इसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट के इक्वल है, मतलब एन ई है। इसका रेजिस्टेंस एन आर है और उसके साथ मैंने एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस के एक्सटर्नल रजिस्टर को अटैच कर दिया है एज शोन इन फिगर। चेक करके बताओ कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है। कुछ लोगों को पैरेलल नजर आ रहा होगा, ध्यान देना बेटा, जंक्शन है कि नहीं है चेक करो। अगर जंक्शन होगा तो क्या होगा, पैरेलल हो सकता है। अगर जंक्शन नहीं है तो क्या होगा, सीरीज होगा। देखो कोई जंक्शन नहीं दिख रहा है, नो जंक्शन। देन अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब निकालता हूं ऑफ होल सर्किट, ये हो जाएगा कितना, सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इसको अगर मैं आर डैश से एक्सप्रेस करूं तो इट बिकम्स आर प्लस एन आर। इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो ईएमएफ तो और कुछ है नहीं, यही है। हिंस करंट क्या होगा, करंट I मस्ट बी इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर, देन I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्स पोटेंशियल कितना है, एन ई। मैक्स रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस एन आर। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम लोग दो स्पेशल केस लेंगे। ये तो हम लोगों का जो इक्विवेलेंट करंट जो इस सर्किट में मैक्स करंट जो इससे फ्लो हो सकता है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। बट अभी यहाँ पर दो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, उन केसेस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 हो सकता है इफ R इज ग्रेटर देन एन आर। अब ये कंडीशन ले रहे हैं कि जो एक्सटर्नल रजिस्टर है उसका अगर मैग्नीट्यूड जो है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में R प्लस एन आर को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली R ले सकते हैं क्योंकि एन आर इज टू स्मॉल। तो अगर हम लोग ऐसा लेते हैं देन क्या होगा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन ई बाय आर। इफ द E बाय आर इज द करंट फ्लोट इन वन सेल, या एक सेल के कारण अगर जो बहने वाला करंट है वो क्या हो, E बाय आर, है ना। अभी सोचो कि अगर मैं एक सर्किट ले रहा हूँ कुछ इस तरह का, यहाँ पर एक ऐसा सेल है, उसी के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस अटैच किया है, इसका ईएमएफ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा देखो। तो अगर एक अकेला सेल होता तो उसके कारण फोर्स जो करंट फ्लो होता वो कितना होता, एक अकेले सेल के कारण जो करंट फ्लो होता वो E बाय आर ही होता, है ना, बिकॉज ऑफ ओनली वन सेल। इसको I1 ले लेते हैं। अभी यहाँ देखेंगे तो एक स्मॉल सेल के कारण जो करंट फ्लो हो रहा था उसका n टाइम्स हो गया है, n टाइम्स। मतलब अगर मैं इस तरह से सेल को अटैच करता हूँ कि R बहुत बड़ा हो NR से, तो उस केस में केस जो करंट का है वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर एक सेल के कारण 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था तो n सेल्स के कारण n एम्पियर का हो जाएगा। मतलब मान लो एक सेल के कारण 2 एम्पियर हो रहा था तो 5 सेल के कारण 10 एम्पियर हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। अभी दूसरा केस हो सकता है कि इफ केस देखो R इज वेरी स्मॉलर देन एन आर, तब उस केस में R प्लस एन आर को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं एन आर, क्योंकि अभी R बहुत छोटा हो गया। तब उस केस में I इज इक्वल हो जाएगा एन ई बाई एन आर, एन एन कैंसिल हो जाएगा तो ये E बाई आर बचेगा। तो एक इंडिविजुअल सेल के कारण जो फ्लो करने वाला करंट है वो E बाई आर है, और यहाँ पर सेल्स को ऐसे कंबाइन कर दें तो उसके बाद भी करंट E बाई आर ही आएगा। फिर करने का क्या फ़ायदा, है ना, मतलब इस तरह का कंबाइन करने का क्या फ़ायदा जब करंट सेम ही बहेगा, है ना। जितने भी सेल अटैच कर लो जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोट है वो उतना ही रहेगा, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो केस हम लोग अभी ने डिस्कस किया, ये वाला केस कोई काम का नहीं है।
है ना। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग क्या नहीं करेंगे, सीरीज में कंबाइन नहीं करेंगे। मैक्स करंट कब मिलेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली, है ना। एडिशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तभी हम लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग सीरीज में बहुत सारे इक्विवेलेंट सेल्स को कंबाइन करते हैं तो कब करते हैं, क्यों करते हैं, तब करते हैं जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो। इस केस में हमको फायदा ये होता है कि जो सर्किट में बहने वाला करंट है वो एक अकेले सेल के कारण बहने वाले करंट का n टाइम्स हो जाता है, तो इससे हम लोग को फायदा होता है, इससे करंट बढ़ जाता है ना। बट ये सर्किट हम लोग इस तरह से केवल तभी बनाएंगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल एडिशन के मैग्नीट्यूड से काफ़ी बड़ा हो। मतलब 100 एम्पियर का एक्सटर्नल 100 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.02 ओम, तो उस केस में हम लोग सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं, तो मैक्स करंट कैसे निकाला जा सकता है वहाँ से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कुछ सेल ले लेते हैं। सपोज ये जो सेल है इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ऐसे कुछ और सेल भी ले ले रहे हैं हम। मैं भी बोर्ड पे 3 सेल बना ले रहा हूँ, बट तुम समझो कि बहुत सारे सेल हो सकते हैं ऐसे। टोटल हम लोग चलो ले लेते हैं M सेल है, और इन सभी सेल्स को अगर मेरे को पैरेलल में कंबाइन करना है तो इनको एक जंक्शन में अटैच करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से इधर भी एक जंक्शन लेना पड़ेगा जिसमें मैं इसको अटैच कर दे रहा हूँ। सपोज इस जंक्शन का नाम मैं A दे दे रहा हूँ, इसका B दे दे रहा हूँ। A और B के बीच में मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जरूर अटैच करूँगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल्स को अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बिना जोड़ देना बेटा तो वो शॉर्ट हो जाता है। तो हम लोग अपने सेल के साथ भाई सेल का EMF निकाल रहे हैं, मैक्स करंट का स्टेज ले रहे हैं, तो ख़राब तो नहीं करना चाहेंगे अपने सेल्स को, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको पैरेलल में कंबाइन करने के बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच कर लिया। ये समझो कि ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं और टोटल नंबर एक वेरिएबल दे दिया हो, हम कुछ भी लगा सकते हैं। M का वैल्यू 10, 12, 100 तुम्हारा जो मन करे लगा लेना M का वैल्यू। अब अगर मेरे को इसके लिए ये कंडीशन निकालना है कि मैक्स करंट कब बनेगा, है ना, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स ऐसे ले लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेल अगर लेंगे तो R इक्विवेलेंट, ये मुझे फाइंड करना है। क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल में ऐसा होता है 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कितने टाइम्स भाई, M टाइम्स। अगर मैं M टाइम्स ऐड करूंगा तो 1/R प्लस 1/R 2 बार, 2 बार अगर ऐड करेंगे तो 2/R हो जाता है, 3 बार ऐड करेंगे तो 3/R हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा M/R। अगर मैं R इक्विवेलेंट को यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा R/M। तो ये पूरे के पूरे सेल्स जो हैं इनका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, R/M होगा। अच्छा, अब अगर मान लो मेरे को इसमें इक्विवेलेंट EMF निकालना हो तो इक्विवेलेंट EMF का पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद करो, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ऐसा होता है। तो उस केस में E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, E/R प्लस E/R प्लस E/R प्लस डैश 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 M टाइम्स, ऐसा होगा ना। M बार ऐड कर देंगे, E1 E2 नहीं है, सारे तो E हैं, R1 R2 नहीं है, सारे R हैं, बस M टाइम्स ऐड करना है। अच्छा, E इक्विवेलेंट, चलो R इक्विवेलेंट का वैल्यू रख देते हैं। R इक्विवेलेंट कितना है, R/M है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, M टाइम्स ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ME/R हो जाएगा, ठीक है। ये M ऊपर चला जाएगा, M इंटू E इक्विवेलेंट अपॉन R इज इक्वल्स टू M इंटू E/R। अच्छा, दोनों तरफ सेम सेम क्वांटिटी लग रही है। M से M क्या हो गया, कैंसिल, R से R क्या हो गया, कैंसिल, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह देखते हैं E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, E। तो जब हम लोग पैरेलल में कंबाइन करते हैं और वो सारे के सारे इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अगर सेल हों तो उस केस में इक्विवेलेंट E के इक्वल होगा।
बेटा अगर ये अलग अलग ईएमएफ और अलग अलग रेजिस्टेंस के हों तो उस केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है, बट अगर इक्वल ईएमएफ और इक्वल रेजिस्टेंस के बहुत सारे सेल्स को हम लोग पैरेलल में कंबाइन कर लेंगे तो उस केस में ई इक्विवेलेंट का वैल्यू ई आएगा। अलग अलग ईएमएफ और अलग अलग रेजिस्टेंस के हों तो उस केस में तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करना, तो उस केस में ई इक्विवेलेंट की कोई एक अलग वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू भी आ सकती है। ये नहीं याद कर लें हमेशा के लिए कि पैरेलल में कंबाइन करने पर ईएमएफ सेम रहता है, ई रहता है ना। वो इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा और ईएमएफ पर भी डिपेंड करेगा। ऐसा हो सकता है कि दो डिफरेंट सेल हैं, उनके ईएमएफ सेम है बट इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है और उनको पैरेलल में कंबाइन किया गया, तो ऐसा नहीं होगा कि उनका अटैच करने पर एक ही ईएमएफ आएगा, है ना। उसका तुम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे और निकालोगे, है ना। न्यूमेरिकल में ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने लिया, ये जो फैक्ट अभी हम लोगों ने लिया, तो कुछ लोग इस फैक्ट को गलत तरीके से भी इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि ये फैक्ट जरूर है कि ईएमएफ सेम आएगा, बट वो केवल तभी आएगा जब कंस्टिट्यूएंट सेल्स के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो, सेम हो। चलो ये तो आ गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। अच्छा भाई, अब इसके बाद अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लूँ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लूँ, तो ये सारे सेल जो हैं वो एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और उसके साथ एक यहाँ पर तुम देखोगे कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच है। ये जो सेल है इसका ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ ई है, और ये जो सेल है इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, R/M, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, R। बट आप देख करके बताओ क्या ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। मेरे ख्याल से अब तो तुम समझ गए होगे कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों? रीज़न सेम, कोई जंक्शन नहीं है बीच में, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ जंक्शन ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ किसमें, सीरीज में अटैच होंगे। तो अभी अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, R/M प्लस कैपिटल R। तुम इसको इस तरह भी लिख सकते हो, R+M/M, ऐसा ले सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। टोटल ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ के इक्वल होगा, है ना। हिंस करंट क्या हो जाएगा, हिंस करंट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना है, E बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वो है R+MR/M, ऐसा है। तो I इज इक्वल टू, हम यहाँ से M को ऊपर ले जाएंगे, ME डिवाइडेड बाय R+MR। ये आ गया हम लोगों का टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सॉरी टोटल करंट फ्लोट ऑन सर्किट, ये आ गया हम लोगों का यहाँ से। अब हम लोगों को वही केस लेना है, दो केस होते हैं क्या, मैक्स करंट के लिए। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, इफ क्या, स्मॉल r इज ग्रेटर देन MR, तब उस केस में R+MR को हम लोग इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं R, और जब हम ऐसा लिखेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा ME/R। E/R क्या होगा, एक सेल के कारण बहने वाला करंट, तो यहाँ पे जो टोटल करंट है वो एक सेल के कारण बहने वाले करंट का क्या है, M टाइम्स है। तो ये फ़ायदे का सौदा लग रहा है। ऐसा हम लोग तभी अटैच करेंगे जब इंटरनल रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा हो, उसी केस में हम लोग ऐसा करेंगे। अगर हम लोग यहाँ केस ले लेते हैं, इफ़ R इज़ स्मॉलर देन MR, तो उस केस में R+MR को हम क्या ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू MR। तब उस केस में I इज इक्वल्स टू हो जाएगा ME/M, R, M से M कैंसिल हो जाएगा, E/R आ जाएगा। इस केस में देखेंगे तो जो करंट फ्लोट है वो एक सेल के कारण बहने वाले करंट के इक्वल आ रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्रॉपर नहीं लग रहा। तो इसका मतलब हम लोग पैरेलल में सेल्स को कब कंबाइन करेंगे, पैरेलल में सेल को तब कंबाइन करेंगे और उस केस में मैक्सिमम करंट कब फाइंड कर सकेंगे, तब करेंगे जब इंटरनल रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो। तो उस केस में हम लोगों को मैक्स करंट जो है वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग इस सीरीज का सबसे टफ टॉपिक डिस्कस करेंगे, मिक्स्ड ग्रुप। मतलब सेल को हम लोग सीरीज में भी अटैच करेंगे और पैरेलल में भी अटैच करेंगे। सीरीज और पैरेलल दोनों में अटैच करने के बाद मैक्सिमम करंट कब निकलेगा इसका कंडीशन निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड ग्रुप, है ना। तो मिक्स्ड ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सपोज कि मेरे पास एक सेल है जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, और ऐसे मैं N सेल्स को क्या करता हूँ, सीरीज में अटैच करता हूँ।
क्या करता हूँ, ऐसे n सेल्स को सीरीज में अटैच करता हूँ। और ठीक ऐसा ही एक और सीरीज ले रहा हूँ, E EMF और R इंटरनल रेजिस्टेंस के n सेल्स का एक और सीरीज, और इन दोनों को पैरेलल में अटैच करता हूँ। तो पैरेलल में भी ऐसे बहुत सारे सेल सीरीज हैं, समझ जाओ, ये पहला है, ये दूसरा है, और ऐसे कितने m, ऐसे m सेल्स को, मतलब समझो कि ऐसे n सेल की एक सीरीज है और ऐसी m सीरीज को हम लोग पैरेलल में अटैच करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से चेक करें। कुछ इस तरह से यूं, और इन सब के साथ हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसको अटैच कर देंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, वो है R। मतलब समझ में आया, E EMF और R इंटरनल रेजिस्टेंस के n सेल्स को सीरीज में अटैच किया गया और ऐसे m सीरीज को पैरेलल में अटैच किया गया। इस तरह से जो बना उसे मिक्स्ड ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि सीरीज और पैरेलल दोनों हैं। बेटा अनसिमेट्रिकल नहीं लेंगे, अनसिमेट्रिकल लेने पे सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर 5 फिर अगले में 4 फिर अगले में 3 फिर 2 फिर इधर 9, ऐसे वालों को अगर अटैच करने लग चले जाएं तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल कर रहे हैं, ऐसे n सेल्स हैं और ऐसे m सेल्स हैं और इनको जोड़ा गया। कोई भी तुम बैटरी देखते हो, या बैटरी ना बोले बैटरा, जो बड़ा वाला होता है ना यार, अपन इन्वर्टर में लगाते हैं या कार में लगाते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो उन सब में ऐसा ही कुछ होता है। बहुत सारे सेल्स होते हैं जो सीरीज में होते हैं और ऐसी बहुत सारी सीरीज जो होती हैं वो पैरेलल में अटैच होती हैं। क्या फ़ायदा होता है मैं आखिरी में डिस्कस करूँगा, वेट करो उसका, पहले इसमें मैक्सिमम करंट निकाल लेते हैं। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन सीरीज। सीरीज में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R प्लस डैश डैश डैश। कितनी बार सीरीज में, कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसके R इक्विवेलेंट इन सीरीज हो जाएगा कितना भाई, NR। अच्छा, अगर मैं EMF निकालता हूँ E इक्विवेलेंट इन सीरीज, वो क्या होगा, E प्लस E प्लस E प्लस डैश 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 n टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, NE। ठीक, अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का होगा। हर सेल जो है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR और EMF हो जाएगा NE। M हो गया गलती से, N है ये, NE। ऐसे हम लोगों को क्या करने हैं, पैरेलल में अटैच करना है। हर सीरीज का जो EMF होगा वो NE होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस NR होगा। अब ये पैरेलल में अटैच है, ऐसे टोटल m सेल्स अटैच हैं और इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या अटैच है, R। समझ गए होगे। अभी अगर R इक्विवेलेंट ऑफ सेल निकाल लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट ऑफ सेल ये निकाल रहे हैं, ये होगा 1/, एक सेल का कितना है, NR, 1/NR। पैरेलल में ऐसे ही होता है, 1/NR प्लस डैश 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 कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो ये 1/R इक्विवेलेंट ऑफ सेल क्या होगा, ये हो जाएगा m/NR। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स ये हो जाएगा NR/M। मेरे ख्याल से तुम ये समझ गए होगे। बेटा अगर अब हम लोग इन सेल का टोटल इक्विवेलेंट EMF निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस ऐसे होता है। तो यहाँ EMF कितना है, NE, और रेजिस्टेंस कितना है, NR, ऐसा होगा NE/NR प्लस NE/NR प्लस NE/NR। ऐसा कितनी बार, पैरेलल में कितनी बार है, m बार है, तो m टाइम्स हो जाएगा। तो ये n से m तो कैंसिल आउट हो गया भाई, ऐसे कैंसिल आउट हो गया। E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना निकला था, NR/M। ये है
एन आर बाय एम इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एम ई बाय आर, ई बाय आर को एम बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एम बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एम ई बाय आर। यहाँ से ई इक्विवेलेंट जो है वो हम लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, एन आर बाई एम इंटू क्या हो जाएगा, एम ई बाय आर। यहाँ से हम देखेंगे एम से एम क्या हो गया, पूरी तरह से कैंसिल, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एन ई। तो ये जो टोटल सेल है इनका ईएमएफ एन ई आ गया, और ये जो टोटल सेल है इनका रेजिस्टेंस कितना आ गया, एन आर बाई एम। तो एक और इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं जिसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को ये यूँ लिख दिया, और एक सेल जो है ये सब मिल करके एक सेल बन गया है, इसको इस तरह लिख देते हैं। इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया है एन आर बाई एम, और इसका ईएमएफ आ गया एन ई, है ना। अब अगर मैं इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, तुम देख करके बताओ ये किस में है, 2 बार बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से क्लियर है तुमको, वो कहाँ क्या में है, सीरीज में है। तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर बाई एम, ये हो जाएगा एम आर प्लस एन आर, स्मॉल आर होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, एम। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, है ना। हिंस करंट क्या होगा, करंट होगा I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल करंट। टोटल ईएमएफ कितना होगा, जो सेल का है, एन ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एम आर प्लस एन स्मॉल आर डिवाइडेड बाई एम, एम ऊपर चला जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एन एम ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ये आ गया हमारा टोटल करंट फ्लोट, जो सर्किट में टोटल करंट हमारा भी बहेगा वो इतना है। अब इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बेटा मिक्स्ड ग्रुप में हम लोगों ने टोटल करंट क्या निकाला, I इज इक्वल टू क्या निकला, एन एम ई अपॉन एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर, ये हम लोगों ने निकाला। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, कंडीशन पढ़ रहे हैं कि क्या हो, ये करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। अभी अगर हम करंट को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, ये जो वैल्यू है, ये नीचे वाली वैल्यू जो जिसके वो रेसिप्रोकल है उसको मिनिमम कर लें। अभी इस वैल्यू को मिनिमम कर लें तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब लॉजिकली देखें तो। अब ये अगर मिनिमम हो रहा है तो पहले हम लोग उस कंडीशन को ले लेते हैं। ये क्या है, एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर इज इक्वल टू, क्या बेटा सोचो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट ओवर एम आर का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर एन आर का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। क्या होता है बेटा, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो माइनस 2ab इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, अंडर रूट एम आर, और बी कितना है, अंडर रूट एम आर। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला को। हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। यही वाले फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर पुट किया है। अब अगर हम लोग एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू लिखे हैं ना, इसको थोड़ा सा एक बार और अरेंज करके लिख ले रहा हूँ, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर एन आर लिख लेते हैं, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैं इस वैल्यू को मिनिमम करना चाहता हूँ, इफ दिस वैल्यू मस्ट बी मिनिमम, ठीक है, तो होना क्या चाहिए, अगर ये वैल्यू 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, 2 रखो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको 1 2 3 4 कर रहे हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी। अच्छा मैं इस वैल्यू को -1 लिखता हूँ तो -1 स्क्वायर जो है वो 1 होगा, -2 स्क्वायर भी 4 होगा, -3 स्क्वायर भी 9 होगा। मतलब ये
ऐड कर रहे हैं कोई पॉजिटिव तो इंक्रीज करता जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के। ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के, क्योंकि अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल है केवल तभी ये वैल्यू मिनिमम हो सकती है। 0 1 2 3 4 बढ़ाओगे तो बढ़ रहा है, -1 2 -3 ऐसे करोगे, -1 -2 -3 -1 तभी भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मिनिमम होने के लिए इस वैल्यू को क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। हिंस हम देखेंगे क्या हो जाएगा, √m कैपिटल R माइनस √n स्मॉल r मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब सपोज कि ये वैल्यू अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो ट्रांसफर कर दो, अंडर क्या होगा, m कैपिटल R इज इक्वल्स टू अंडर क्या होगा, n स्मॉल r, स्क्वायर कर देंगे तो m r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n r, देन r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n r बाई m। अभी यहाँ देखेंगे ये है वो स्पेशल केस जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, है ना। अच्छे से देखें तो ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और ये क्या है, टोटल लोड रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है वो है। तो कब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तभी मैक्सिमम करंट फ्लो होगा जब टोटल लोड रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के इक्वल हो। मतलब अगर हम लोग ये स्पेसिफिक केस गेन कर पाए कि क्या कर लें, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड को टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के इक्वल ले लें, तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम करंट गेन करेंगे। तो इस तरह से मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट इस समय मिलेगा। बेटा तुम लोगों को एक बिसाइड दिस एक सिंपल सा फैक्ट भी डिस्कस करना चाहूँगा। हम लोग बैटरीज को, सेल्स को सीरीज में क्यों अटैच करते हैं, ईएमएफ इंक्रीज करने के लिए। हमारा जो टॉर्च होता है उसमें एक से ज़्यादा हम लोग बैटरीज यूज़ करते हैं। जो हम लोग देखते हैं रिमोट में 2 सेल जनरली होते हैं। 2 सेल क्यों होते हैं, एक सेल 1.5 वोल्ट का है, एक और सेल 1.5 वोल्ट का, दोनों ऐड कर दिए तो कितने वोल्ट के हो गए, सीरीज में ऐड करेंगे ना, सीरीज में ऐड करेंगे तो कितने वोल्ट के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3 वोल्ट के। तो हम लोग सीरीज में अटैच करते हैं सेल्स को ईएमएफ इंक्रीज करने के लिए। तो अगर मेरे पास 1 वोल्ट का केमिकल सेल है तो मुझे 12 ऐसे सेल्स की जरूरत होगी कि मैं उनको सीरीज में अटैच करूं। सीरीज में अटैच करने से वो क्या होते हैं, उनका ईएमएफ राइज कर जाता है। तो फिर सेल्स को हम लोग पैरेलल में क्यों अटैच करते हैं, जब हम लोग एक से ज़्यादा सेल्स को पैरेलल में अटैच करते हैं इक्वल ईएमएफ इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो ईएमएफ में तो कोई इंक्रीज नहीं होता, वो हम लोग पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं। हाँ, बट उससे वो सेल का जो लाइफ है वो इंक्रीज कर जाता है। अभी अगर एक सेल 10 मिनट्स का है, दूसरा सेल 10 मिनट्स का ऐड करोगे तो मोर देन 20 मिनट्स जाएगा, 30-40 मिनट्स तक वो सर्वाइव करेगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग सेल्स को पैरेलल में अटैच करेंगे तो वो जो टाइम कंजप्शन है, सेल जितने टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो इंक्रीज करता है। तो अगर मान लो मुझे टीवी चलाना है, किसी दिन मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ और लाइट गोल हो गया, तो मेरे को इनपुट कम से कम 220 वोल्ट का लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे सेल्स को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीरीज में अटैच करना पड़ेगा। सीरीज में अटैच कर दूंगा तो क्या होगा, वो ईएमएफ आ जाएगा। 220 वोल्ट के लिए कितने सेल चाहिए, सिंपल डिवाइड कर लो तुमको मिल जाएगा। अगर मैं एक सेल जो है वो ओनली 20 मिनट सर्वाइव कर रहा है और मुझे मैच 3 घंटे देखना है, तो उसके लिए वो ऐसे कितने पैरेलल्स सीरीज चाहिए उनको भी तुम निकाल सकते हो। एक सेल अगर 20 मिनट्स सर्वाइव कर रहा है तो 3 आवर देखने के लिए कितने चाहिए, तो उतने को तुमको पैरेलल में अटैच करना पड़ेगा। और इस तरह से अटैच करके तुम टीवी देख सकते हो, है ना। अगर तुम एक इन्वर्टर सर्किट बीच में लगा दो तो तुमको उतने ज़्यादा सेल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्वर्टर जनरली एम्पलीफाई कर देता है ईएमएफ को, तो उस केस में तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैंने रियलिटी में एक ऐसा रियल एग्जाम्पल देखा है जिसमें जो एवर रेडी की बैटरी आती थी पहले, एवर रेडी आज भी आती है, जानते होगे। एवर रेडी के सेल्स के थ्रू टीवी चल रहा था, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी था पुराना, बट वो चल रहा था और उसमें क्रिकेट मैच देख रहे थे लोग, है ना। ठीक, तो ये पॉसिबल है कि हम लोग एक सर्टेन ईएमएफ जनरेट कर लें, और ये भी पॉसिबल है कि उसको हम लोग सर्टेन टाइम तक यूज़ कर पाएँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स को कंबाइन करना पड़ेगा।